नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हम ग्रामीण और किसान हितैषी तरीकों से यूनिवर्सिटी का काम कर रहे हैं, प्रोफेसर केसी वीरन्ना। 8 जुलाई को आयोजित लोक अदालत में 23,340 मामलों का निपटारा किया गया। न्यायाधीश सिद्धरामप्पा के कनकट्टे ने दी जानकारी। कर्नाटक सीएम ने कहा, जैन मुनि की हत्या में किसी को बचाने का सवाल ही नहीं उठता। जेडीएस के पूर्व विधायक ने केएसआरटीसी ड्राइवर को ले जा रही एम्बुलेंस को रोका। सीसीटीवी फुटेज से यह साबित हुआ। लोगों को परेशान करने वाले 42 लोन ऐप्स के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाएगी। कर्नाटक सरकार का फैसला। एमपी में विजय संकल्प अभियान शुरू करेगी बीजेपी। अमित शाह की बैठक में हुआ फैसला। बीजेपी ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। गुजरात और पश्चिम बंगाल से नाम किए फाइनल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य भर में पशु चिकित्सा, पशु डेयरी और मत्स्य विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा, शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार और ग्रामीण आधारित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के मिशन के साथ हमारा विश्वविद्यालय एक ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा है, लोगों और किसान हितैषी तरीके से। विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर केसी वीरन्ना ने यह बात कही। वह बुधवार को बीदर के कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड कार्यालय हॉल में पिछले एक वर्ष में कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति और विकास कार्यों पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हमारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी 5 पशु चिकित्सा महाविद्यालय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। भारत सरकार द्वारा मई 2023 से नए शुरू किए गए पशु चिकित्सा महाविद्यालय गण को भी अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है और एथनी में एक नया पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। सरकारी एवं निजी संगठनों के सहयोग से शोध किए जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 में 45 शोध पूरे हो चुके हैं तथा 72 शोध परियोजनाएं चालू हैं। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयासों के बावजूद देवानी गाय की नस्ल की संख्या में गिरावट आ रही है। इसलिए हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र स्तर की परिस्थितियों में मल्टीपल ओपोजिशन और भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से बेहतर देवानी नस्ल के मवेशियों को पालने में सफल होंगे। इस अवसर पर पशु विश्वविद्यालय के विस्तार निदेशक डॉक्टर एनए पाटिल, पशु विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर बीबी शिवप्रकाश, स्नातकोत्तर शिक्षा केंद्र के निदेशक डॉक्टर दीपक कुमार, पशु विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर अशोक पवार, प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर एवं पशु विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं स्टाफ उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾವು 58 ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 39 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಅಂದರೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 30 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 12 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 16 ಜನ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಬ್ಬರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ 13 ಜನ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 12 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಒಂದು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ 25 ಬೋಧಕ ವೃಂದದ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ। ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ। ಈಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಆದೇಶ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಾರತೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಅನುಮತಿ। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಟನರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಷತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳೇನು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು,
ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಥವಾ ಬೋಧಕ ವೃಂದದವರು ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ 5 ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಗದಗ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸಹ ಮೇ 2023ರಿಂದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ 5 ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಥಣಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನುರಿತ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ವೆಟನರಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೈನಕಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಜರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್, ಈ ಥರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಮಾರು 17 ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಮಾಸ್ಟರ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರೇಟು, ಪದವಿಯ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ನಂತರ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ 2 ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, 1 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು 5 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಆಹಾರಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀದರ್ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶರೀಜಾ ಅಂದರೆ ವೆಟನರಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಂದರೆ ವೆಟನರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ವೆಟನರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ಅಂದರೆ ವೆಟನರಿ ಗೈನಕಾಲಜಿ एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। 8 जुलाई को बीदर जिले की सभी अदालतों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले भर में कुल 23,340 मामलों का निपटारा किया गया है, जिनकी कुल राशि 10,36,52,476 रुपए थी। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धरामप्पा कल्याण राव कनकट्टे ने कहा कि वसूली और मुआवजा प्रदान किया गया है। उन्होंने बीदर में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यालय हॉल में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। 8,77,99,058 रुपए वसूली एवं मुआवजा प्रदान किया गया। जिले में कुल 12,963 प्री लिटिगेशन मामले चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 5,819 मामलों का निपटारा 1,58,53,418 रुपए की राशि पर किया गया है। उन्होंने कहा कि रिकवरी और मुआवजा दिला दिया गया है। बैंक वसूली प्रकरणों के संबंध में जिले के सभी बैंकों के 5,454 प्रकरण चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 111 प्रकरणों का निस्तारण कर 1,05,13,471 रुपए की वसूली की गई है। बकाया वसूल कर लिया गया है। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ದಿನಾಂಕ 8/7/2023ರಂದು ನಡೆದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19,236 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 17,521 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 8,87,99,058 ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು PLC ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 12,963 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 5,819 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 1,15,85,3,418 ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 23,340 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಇದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19,000 ಪ್ರಕರಣ ನಾವು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ಗಿಂತನೂ ನಾವು 4,000 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ बीदर जिले में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। ऐसे में जिला पुलिस विभाग द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा को लेकर स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर जागृति कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो वहीं शहर में यातायात पुलिस बाइक सवार से हेलमेट आदि के लिए सख्ती बरत रही है। जहां शहर के मुख्य चौराहों पर सिग्नल पर तैनात यातायात पुलिस बाइक सवार को हेलमेट न पहनने पर और ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना आदि लगा रही है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। देखते हैं समाचार राज्य के। राज्य सरकार ने कहा है कि हाल ही में बेलगावी के पास जैन भिक्षु आचार्य श्री काम कुमार नंदी महाराज की हत्या या टी नरसीपुरा में युवा ब्रिगेड के स्वयंसेवक वेणुगोपाल नायक की हत्या की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से कराने की कोई जरूरत नहीं है। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर के इस जवाब के बाद कि जैन मुनि का मामला सीबीआई को नहीं भेजा जाएगा, भाजपा सदस्य सदन के वेल में आ गए हैं और विधान परिषद में विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा में विपक्षी सदस्यों को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार विस्तृत और निष्पक्ष जांच कराएगी। सिद्धरामैया ने सदन में कहा, किसी की सुरक्षा का कोई सवाल ही नहीं है, दोषियों को सजा दी जाएगी, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो। यह मुद्दा भाजपा विधायक बसवराज बोमई, आर अशोक, बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल, वी सुनील कुमार और अरागा ज्ञानेन्द्र ने उठाया है। सिद्धरामैया ने कहा कि जैन मुनि की हत्या करना अमानवीय है। उन्होंने बताया कि कर्नाटका पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के 6 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। कर्नाटका पुलिस पूरी जांच करेगी। नागमंगला जेडीएस के पूर्व विधायक के सुरेश गौड़ा द्वारा एक एम्बुलेंस को रोकने का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है, जो केएसआरटीसी के ड्राइवर सह कंडक्टर जगदीश को ले जा रहा था, जिन्होंने अपने स्थानांतरण से निराश होकर कीटनाशक पी लिया था। विधानसभा में जिला प्रभारी मंत्री एन चलुवरायस्वामी ने सुरेश गौड़ा पर एम्बुलेंस रोकने और जगदीश को समय पर इलाज न करने देने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, लेकिन जनता दल सेक्युलर के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इससे इनकार कर दिया था, जिसके बाद तीखी नोकझोंक हुई। वायरल वीडियो ने अब सुरेश गौड़ा के खिलाफ चलुवरायस्वामी के आरोपों को साबित कर दिया है। मद्दूर डिपो में स्थानांतरित होने से निराश होकर जगदीश ने नागमंगला डिपो में जहर खा लिया था। उन्हें बीजीनगर आदि चुनचनगिरी अस्पताल ले जाया गया और वहां से मैसूर स्थानांतरित किया जा रहा था। सुबह 1:09 पर सुरेश गौड़ा और उनके समर्थकों ने नागमंगला के टीबी लेआउट में बीजीएस सर्कल पर एम्बुलेंस को रोका और यहां सर्कल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हो गया। लेकिन सुरेश गौड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने जगदीश की स्वास्थ्य स्थिति जानने के लिए एम्बुलेंस रोकी, जिन्हें वह कई वर्षों से जानते थे। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वह जगदीश को समय पर इलाज मिलने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, अगर यह साबित हो गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कर्नाटका सरकार ने कहा है कि लोगों को परेशान करने वाले 42 लोन ऐप्स के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाएगी। विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा, इस मामले पर केंद्र सरकार और गूगल के साथ चर्चा की गई है। पहले ही 42 ऐसे ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। वह गृह मंत्री जी परमेश्वर की ओर से बोल रहे थे। राव ने कहा कि ऐसे ऐप्स के खिलाफ कई कदम उठाए गए हैं। बीजेपी एमएलसी डीएस अरुण ने विधान परिषद में यह मुद्दा उठाया और कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन लोन ऐप्स लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, विशेष रूप से गेमिंग एप्लीकेशन और ऑनलाइन लोन ऐप युवाओं और छात्राओं के जीवन को नष्ट कर रही है। भाजपा नेता ने मशहूर हस्तियों द्वारा ऐसे ऐप्स को बढ़ावा देने पर भी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इससे युवाओं को जुए में शामिल होने के लिए बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर केंद्र सरकार द्वारा साजिश कर उन्हें कमजोर करने के प्रयास किए जाने पर आज बीजापुर शहर में जिला कांग्रेस द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना कांग्रेस अध्यक्ष राजू अलगूर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता को आयोग करने की निंदा कर केंद्र सरकार का विरोध किया। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ನೈತಿಕವಾದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಮೌನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ
ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ, ಇವತ್ತು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಈ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಹೂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ 2024ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में इस साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट,
हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इसे लेकर महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली है। एमपी में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से नए सिरे से रणनीति बनाने की कवायद जारी है। बीजेपी एक बार फिर आगामी चुनाव में बहुमत पाकर सत्ता को बरकरार रखना चाहती है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा सोमवार को अचानक तय हुआ और शाह मंगलवार को बीजेपी की अहम बैठक में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंच गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई की एक अहम बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार शाम यहां पहुंचे। यह बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई और इसमें कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भाजपा के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। भाजपा सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश के लिए भाजपा प्रभारी नियुक्त किए गए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। यह बैठक इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम मानी जा रही है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सहसंघ महासचिव शिवप्रकाश और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रभारी अजय जामवाल भी बैठक में मौजूद हैं। सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, सिंधिया, तोमर, पटेल और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों ने हवाई अड्डे पर पहुंचने पर शाह का स्वागत किया। बीजेपी ने गुजरात और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने गुजरात से बाबूभाई जेसनभाई देसाई, केसरी देव सिंह जाला और पश्चिम बंगाल से अनंत महाराजा का नाम फाइनल किया है। गुजरात से राज्यसभा की 11 सीट में से वर्तमान में 8 पर बीजेपी और बाकी पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी के पास जो 8 सीट है उनमें से एस जयशंकर, जुगलजी ठाकुर और दिनेश अनावाडिया का कार्यकाल 18 अगस्त को खत्म हो जाएगा। इन 3 सीट के लिए ही चुनाव होना है। एस जयशंकर पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 17 जुलाई है।
मतदान 24 जुलाई को होगा। पश्चिम बंगाल की 6 राज्यसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव में 24 जुलाई को मतदान होगा। इसके अलावा राज्य की एक अन्य सीट पर भी उपचुनाव होगा। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर रे, डोला सेन, सुष्मिता देव, शांता छेत्री और कांग्रेस के प्रदीप भट्टाचार्य का कार्यकाल खत्म होने से ये 6 सीटें खाली हो गई हैं। अमरनाथ मंदिर के लिए 7,800 से अधिक तीर्थयात्रियों का 10वां जत्था बुधवार को जम्मू के बेस कैंप से रवाना हुआ। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यात्रियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ मंदिर के लिए रवाना किया गया है। बता दें कि रामबान में जम्मू श्रीनगर हाईवे के एक हिस्से के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जम्मू आधार शिविर से 3 दिन तक यात्रा निलंबित रहने के बाद मंगलवार दोपहर फिर शुरू हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि 1 जुलाई से अब तक कुल 1,27,353 तीर्थयात्री दक्षिण कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में स्थित अमरनाथ मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। हिमालयी क्षेत्र में स्थित 3,888 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर की 62 दिन चलने वाली वार्षिक तीर्थयात्रा 1 जुलाई को शुरू हुई और 31 अगस्त तक चलेगी। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार तड़के 3:15 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 349 वाहनों के काफिले में 7,805 तीर्थयात्री जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से घाटी के लिए रवाना हुए। उन्होंने बताया कि 4,677 तीर्थयात्री 207 वाहनों से पहलगाम के लिए, जबकि 3,128 तीर्थयात्रियों को लेकर 132 वाहनों का काफिला बालटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि 30 जून से अब तक जम्मू आधार शिविर से 56,303 तीर्थयात्री घाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर ने टेंशन बढ़ा दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग दिल्ली सचिवालय में होगी। एक और बड़ी खबर ये है कि दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर दिल्ली को बाढ़ग्रस्त इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। बता दें कि दिल्ली में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के पानी से यमुना नदी में उफान आ गया है। इस उफान के कारण यमुना का जलस्तर बढ़कर 207.25 मीटर तक पहुंच गया है, जो 1978 के बाद अब तक के सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड स्तर 207.49 के करीब है। सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी के बाढ़ निगरानी पोर्टल के मुताबिक पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर साल 2013 के बाद पहली बार सुबह 4 बजे 2007 मीटर के निशान से ज्यादा हो गया और बुधवार को सुबह 8 बजे तक बढ़कर यह 207.25 मीटर तक पहुंच गया। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार दोपहर 12 बजे तक नदी का जलस्तर बढ़कर 207.35 मीटर हो जाएगा और आगे भी ये जलस्तर बढ़ता रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि अगर ऐसे ही जलस्तर में बढ़ोतरी होती रही तो विभाग को चेतावनी जारी करेगा। विभाग ने कहा कि इस काम के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और उनके सेक्टर समितियों अलर्ट पर है और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और अन्य संस्थाओं के साथ काम कर रही है। देखते हैं समाचार विदेश के। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को निराशा व्यक्त की। उन्होंने लिथुआनिया राजधानी में समर्थकों से कहा, क्या यह बहुत बड़ी इच्छा है? उन्होंने हजारों लोगों से कहा, नाटो यूक्रेन को सुरक्षित बनाएगा। अगर वह इसका सदस्य बना तो यूक्रेन नाटो को मजबूत बनाएगा। उन्होंने यूक्रेनी सदस्यता के समर्थन में स्पष्ट, ईमानदार और साहसी रुख के लिए लिथुआनिया को धन्यवाद दिया। भाषण से कुछ समय पहले नाटो नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि गठबंधन यूक्रेन को सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए निमंत्रण तब देगा जब इसके सभी सदस्य सहमत होंगे और शर्तें पूरी होंगी। जेलेंस्की ने नाटो शिखर सम्मेलन के पहले दिन कहा था कि यह बेतुका होगा अगर नाटो नेता उनके देश को सदस्यता के लिए कोई समय सीमा नहीं देंगे। उन्होंने भीड़ से कहा, मैंने आज यहाँ एक निर्णय में विश्वास के साथ, भागीदारों में विश्वास के साथ, एक मजबूत नाटो में विश्वास के साथ यात्रा की। एक ऐसा नाटो जो संदेह नहीं करता, जो समय नहीं गंवाता और देखता नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यह विश्वास एक निश्चितता बन जाए। उन निर्णयों में निश्चितता जिसके हम सभी हकदार हैं और जिसकी अपेक्षा हमारा हर सैनिक, हमारा हर नागरिक, हमारी हर माँ, हमारा हर बच्चा करता है। मैक्सिकन पर्यटकों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर मंगलवार को नेपाल में माउंट एवरेस्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने सभी 5 मैक्सिकन नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। इसमें डॉक्टर एब्रिल सेफेंटेस गोंजालेज और उनके परिवार के अन्य 4 सदस्यों की भी मौत हो गई। क्षेत्र के मुख्य सरकारी प्रशासन बसंत भट्टाराई ने कहा, हेलीकॉप्टर लामाजुरा क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सभी शव बरामद कर लिए गए। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि
कि 5 पर्यटक मैक्सिकन नागरिक थे और पायलट नेपाली था। मैक्सिको वासियों ने 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थी। भारत में मैक्सिको के राजदूत फेडरिको सालास ने मैक्सिको के टेलीविजा नेटवर्क के N+ को बताया कि 5 मैक्सिकन पीड़ित एक ही परिवार का हिस्सा थे। मैक्सिको के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि मारे गए लोगों में एक डॉक्टर एब्रिल सिफुएंटेस गोंजालेस थे, जो वहां के आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ थे। एक सप्ताह पहले सिफियंस ने इंस्टाग्राम पर भारत के ताजमहल के सामने खड़ी अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी। शवों को दुर्घटना स्थल से बाहर निकालने और फिर राजधानी काठमांडू तक ले जाने के लिए 2 बचाव हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। डॉक्टरों से अपेक्षा की गई थी कि वे शवों को रिश्तेदारों को अब सौंपने से पहले या विदेशियों के मामले में दूतावास के अधिकारियों को शव परीक्षण करेंगे। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। पठान के बाद जवान में होगी टाइगर की मुलाकात, सलमान ने कहा पठान जवान। अब समाचार खेल जगत के। तय हुआ भारत पाकिस्तान का एशिया कप मुकाबला, श्रीलंका मैदान पर आमने सामने होंगे रोहित बाबर। आखिर में समाचार बाजार के। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगाने पर फैसला ले लिया गया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। हम ग्रामीण और किसान हितैषी तरीकों से यूनिवर्सिटी का काम कर रहे हैं, प्रोफेसर केसी वीरन्ना। 8 जुलाई को आयोजित लोक अदालत में 23,340 मामलों का निपटारा किया गया। न्यायाधीश सिद्धरामप्पा के कनकट्टे ने दी जानकारी। कर्नाटक सीएम ने कहा जैन मुनि की हत्या में किसी को बचाने का सवाल ही नहीं उठता। जेडीएस के पूर्व विधायक ने केएसआरटीसी ड्राइवर को ले जा रही एम्बुलेंस को रोका। सीसीटीवी फुटेज से यह साबित हुआ। लोगों को परेशान करने वाले 42 लोन ऐप्स के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाएगी, कर्नाटक सरकार का फैसला। एमपी में विजय संकल्प अभियान शुरू करेगी बीजेपी, अमित शाह की बैठक में हुआ फैसला। बीजेपी ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट, गुजरात और पश्चिम बंगाल से नाम किए फाइनल। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।